Hello, everyone. Today, we are going to discuss Semester 3 Computer Science Engineering, Data Structure and Algorithm. It. Thank you, Professor Sinha. This subject is the backbone of computer science engineering and helps studere. सोचिए, आपका कोड एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में जो डेटा है वो है किताबें। आज हम यही समझने वाले हैं कि इन किताबों को मतलब इस डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें ताकि जब भी जरूरत पड़े सही किताब फौरन हाथ लग जाए। तो भाई, एक तरफ है किताबों का बिखरा हुआ ढेर और दूसरी तरफ है एक बढ़िया सजी संवरी लाइब्रेरी। प्रोग्रामिंग में भी ना रोज यही चॉइस होती है। और ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये वही टूल हैं जो इस बिखरे हुए ढेर को एक शानदार लाइब्रेरी में बदल देते हैं। बिल्कुल, एक तरफ है केओस मतलब पूरी अव्यवस्था, जहां कुछ ढूंढने जाओ तो बस ढूंढते ही रह जाओ, और दूसरी तरफ है ऑर्डर यानी कि व्यवस्था, जहां सब कुछ बिल्कुल एफिशिएंटली और तेजी से मिल जाता है। जाहिर सी बात है, हमारे कोड को हमेशा ऑर्डर ही चाहिए और डेटा स्ट्रक्चर्स वही हैं जो ये ऑर्डर लेकर आते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं क्या? देखिए, इनको ऐसे समझिए जैसे लाइब्रेरी की अलमारियां हों, उसके अलग अलग सेक्शंस हों या फिर उसका कैटलॉग सिस्टम हो। मतलब वो पूरा का पूरा ढांचा जो हर किताब को उसकी सही जगह पे रखता है। अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो डेटा स्ट्रक्चर डेटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने का एक तरीका है, पर इसका असली मकसद सिर्फ स्टोर करना नहीं है बल्कि कुशलता है, मतलब एफिशिएंसी। डेटा को इतनी अच्छी तरह से रखा जाए कि उसे एक्सेस करना या बदलना दोनों ही काम बहुत तेजी से हों। ये समझ लीजिए कि ये हमारे कोड के लिए एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। और ये लाइब्रेरी वाली एनालॉजी है ना, ये बहुत काम की है। सीधी सी बात है, जैसे लाइब्रेरी में किताबों के लिए शेल्फ्स होते हैं, वैसे ही कोड में डेटा के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। बस इस एक लाइन को याद रख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम आसान हो जाएगा। अच्छा, तो अब जब हमारे पास स्ट्रक्चर है तो हम उस पर कुछ काम भी तो करेंगे, है ना? इन कामों को एक लाइब्रेरियन के रोज के कामों की तरह सोचिए। जैसे कोई नई किताब आई, उसे शेल्फ में रखना, ये हो गया इंसर्शन। कोई पुरानी किताब हटानी है, वो है डिलीशन। सारी किताबों पर एक नज़र डालनी है, ये है ट्रैवर्सल। और हाँ, किसी एक खास किताब को ढूंढना, वो कहलाता है सर्चिंग। तो बताइए, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के इस तरीके को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लाइब्रेरी की अलमारियां यानी डेटा स्ट्रक्चर तो तैयार हैं, पर अब लाइब्रेरियन उन पर काम कैसे करेगा? किताब ढूंढेगा कैसे? यहीं पर एंट्री होती है एल्गोरिदम की। देखिए, अगर डेटा स्ट्रक्चर शेल्फ है तो एल्गोरिदम उस शेल्फ से किताब ढूंढने का तरीका है। ये क्या करना है नहीं बताता, ये बताता है कि कैसे करना है। एल्गोरिदम को आप किसी भी काम को करने की एक स्टेप बाय स्टेप रेसिपी समझ सकते हैं। इसमें हर एक निर्देश बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है और कंप्यूटर बस इन्हीं निर्देशों को फॉलो करता हुआ आखिर में प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो वापस अपनी लाइब्रेरी में आते हैं। यहाँ एल्गोरिथम वो तरीका है जिससे लाइब्रेरियन किताब को ढूंढता है। अब देखिए, एक ही काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना? कुछ बहुत ही एफिशिएंट होते हैं और कुछ बहुत ही धीमे। चलिए, ऐसे ही दो तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। पहला तरीका है लिनियर सर्च। नाम से ही साफ है, बिल्कुल सीधा साधा तरीका। पहली शेल्फ की पहली किताब से शुरू करो और एक एक करके आगे बढ़ते जाओ, तब तक जब तक कि वो किताब मिल ना जाए या सारी किताबें खत्म ना हो जाएं। ये तरीका आसान तो है, पर सोचिए अगर लाइब्रेरी बहुत बड़ी हुई तो ये बहुत बहुत धीमा हो सकता है। अब आता है दूसरा और बहुत ही स्मार्ट तरीका, बाइनरी सर्च। ये लाइब्रेरियन क्या करता है? वो सीधे लाइब्रेरी के बीच में जाता है और अंदाजा लगाता है कि किताब पहले आधे हिस्से में होगी या दूसरे में। फिर वो उस आधे हिस्से को भूल जाता है जहां किताब नहीं है और बचे हुए हिस्से के बीच में जाता है। यही वो बार बार करता है। इसे कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। हाँ, पर इसकी एक बहुत जरूरी शर्त है, किताबें अल्फाबेट वाइज या किसी क्रम में जमी होनी चाहिए। तो बताइए, बाइनरी सर्च जैसे तेज तरीके के लिए किताबों का या डेटा का किस तरह से व्यवस्थित होना जरूरी है? बिल्कुल, डेटा का सॉर्टेड होना यानी एक क्रम में होना। तो अब सवाल उठता है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में से बेहतर कौन है? देखिए, सिर्फ कहने से तो काम नहीं चलेगा, हमें इसे ठीक से मापना होगा, एनालाइज करना होगा। और यहीं पर काम आता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, जो हमें ऑब्जेक्टिवली बताता है कि असल में कौन सा तरीका ज्यादा एफिशिएंट है। और जो फर्क है ना,
वो आपको हैरान कर देगा। सोचिए, 10 लाख किताबों में से कोई एक किताब ढूंढनी है। लीनियर सर्च को सबसे खराब हालत में पूरे 10 लाख स्टेप्स लग सकते हैं, और बाइनरी सर्च को जानते हैं कितना? सिर्फ लगभग 20 स्टेप्स। बस यही फर्क है एक साधारण और एक ब्रिलियंट एल्गोरिदम में। तो इस परफॉर्मेंस को मापने का एक स्टैंडर्ड तरीका भी है, जिसे कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन, या जिसे हम सब जानते हैं बिग ओ नोटेशन के नाम से। ये असल में एक रेटिंग है जो ये बताती है कि जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस पर, खासकर वर्स्ट केस में, क्या असर पड़ेगा। तो हमारे उदाहरण में लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी है ON, मतलब जितना डेटा उतना ज्यादा समय। वहीं बाइनरी सर्च की है O log n, जो कि कमाल का एफिशिएंट है। अच्छा, बिग O को याद रखने का एक छोटा सा मजेदार तरीका, इसे ओ नो की तरह सोचिए, क्योंकि ये हमेशा सबसे बुरी हालत यानी वर्स्ट केस सिनेरियो की ही बात करता है। बिग ओ को समझने का एक और अच्छा तरीका है, इसे किसी कार की हाईवे माइलेज रेटिंग की तरह देखिए। ये रेटिंग क्या बताती है कि जब गाड़ी पर लोड ज्यादा हो, लंबी दूरी पर चल रही हो, तो उसकी एफिशिएंसी कैसी रहेगी। बिग ओ भी यही बताता है एल्गोरिदम के बारे में। तो एक बार फिर से, किसी एल्गोरिदम की सबसे खराब परफॉर्मेंस को बताने के लिए हम कौन सा नोटेशन इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, बिग ओ नोटेशन। चलिए, अब एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आते हैं, टाइम वर्सेस स्पेस, यानी समय बनाम जगह। ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जिसका सामना हर प्रोग्रामर को करना पड़ता है कि क्या चीज़ ज्यादा जरूरी है, स्पीड या फिर मेमोरी। इसको अपनी लाइब्रेरी वाली कहानी से ही समझते हैं। लाइब्रेरियन के पास 2 ऑप्शन है। पहला, वो हर किताब के लिए एक बहुत बड़ा डिटेल्ड इंडेक्स बना ले। इससे किताब ढूंढना तो पलक झपकते हो जाएगा, मतलब टाइम बचेगा, पर उस इंडेक्स को रखने के लिए एक पूरा कमरा लग जाएगा, मतलब स्पेस बहुत लगेगा। दूसरा ऑप्शन, वो एक छोटी सी नोटबुक रखे। इससे जगह यानी स्पेस तो बचेगा, पर किताब ढूंढने में समय ज्यादा लगेगा। बस यही है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। तो चलिए फटाफट से आज की सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहला, डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, जैसे लाइब्रेरी की अलमारियां। दूसरा, एल्गोरिथम है उन स्ट्रक्चर्स पर काम करने के स्टेप बाय स्टेप तरीके। तीसरा, बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से कहीं ज्यादा तेज है, पर उसके लिए डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। चौथा, बिग ओ नोटेशन से हम एल्गोरिदम की एफिशिएंसी मापते हैं। और पांचवां, हमें हमेशा स्पीड और मेमोरी के इस्तेमाल के बीच एक चुनाव करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ON और O log n के बीच का फर्क समझना ही वो पहली सीढ़ी है जिससे आप ऐसे ऐप्स बना सकते हैं जो लाखों करोड़ों यूजर्स को बिना क्रैश हुए संभाल सकें। असल में यही वो ज्ञान है जो एक छोटे प्रोजेक्ट और एक बड़ी सफल एप्लीकेशन के बीच का अंतर तय करता है। तो बस अगली बार जब आप अपने किसी ऐप में कोई गाना सर्च करें या किसी दोस्त का नाम ढूंढें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, आपका ऐप कौन सा लाइब्रेरियन इस्तेमाल कर रहा है। एक जो मेहनत तो बहुत करता है पर धीमा है, या फिर एक जो स्मार्ट है और सुपर फास्ट है। क्योंकि अब उस स्पीड के पीछे का असली राज आप जानते हैं।